A very good afternoon, dear parents. We teachers of class 3rd welcome you all. Today we gather here in this meeting to discuss something important and new which is very important for all of us. ये टॉपिक सबके लिए ज़रूरी है जो कि एजुकेशन के सिस्टम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं। जैसे कि आप हमारे विद्यार्थियों के माता पिता हैं तो आपका भी बहुत ज़रूरी है कि आपको भी इस विषय के बारे में हम जानकारी दें। सो डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक है NPE 2020। NPE स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये फोर्थ पॉलिसी है जो कि इंडिया में आई है। इससे पहले 3 पॉलिसीज आ चुकी हैं जो कि वर्ष 1968, दूसरी पॉलिसी 1986, तीसरी पॉलिसी 1992 और ये चौथी पॉलिसी है जो कि जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। सो इस पॉलिसी के अंदर हम एजुकेशन के स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग और डिफरेंट मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे जो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, so Richa ma'am, now we will share the screen regarding the topic NPE 2020 so that you will get familiar with this topic. So NPE is National Education Policy. अब जो 2020 में जो नई इम्प्लीमेंट होने जा रही है तो सारे CBSE स्कूल्स में एंड प्राइवेट स्कूल सब में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। तो ये क्या पॉइंट्स नज़र में रख के बनाई गई है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्लाइड, विजन ऑफ द पॉलिसी। तो जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो कुछ केंद्र बिंदु रखा जाता है कि जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं उसके मेन पॉइंट्स पहले दिमाग में रखे जाते हैं। जैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये नज़र में रख के तैयार किया गया है कि हमें बच्चों को कैसे तैयार करना है अपने आने वाले उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है हमें, यानी कि अपने नेशन के लिए रिस्पेक्ट बतानी है हमें। तो उसको जोड़ना है उसको अपने इंडियन कल्चर के साथ। ठीक है, तो अब जो सिलेबस बनेगा, पढ़ाया जाएगा बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा ये देशभक्ति। ठीक है, और हमारी जो नया करिकुलम और नई जो बुक्स बनेंगी उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी, बच्चे को दी जाएगी। संविधान सबको पता है, रिपब्लिक डे सब मनाते हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों को तो उन्हें पता ही नहीं होता कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, संविधान क्या होता है। तो वो भावना जगाने के लिए हमने क्या करना है, जो नया सिलेबस बनेगा, जो भी बनेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाएगी और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज के बारे में, हमारे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, वो भी बताए जाएंगे। ठीक है, और सेंस ऑफ प्राइड, कंट्री के लिए गर्व, रिस्पेक्ट, ये सब हमने दिखाना है, बच्चे को सिखाना है, बच्चे को उसके अधिकारों के बारे में बताना है कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं उसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल वेलबींग, पूरी उसको ट्रूली एक ग्लोबल सिटीजन बनाना है हमें, ताकि वो संसार में जहाँ पे भी जाए उसको हर क्षेत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पॉलिसी जब बनाई गई है तो कुछ की प्रिंसिपल्स, जब भी कुछ तैयार किया जाता है उसके कुछ सिद्धांत रखे जाते हैं जिसपे हम बात करते हैं कोई भी, है ना। अब एजुकेशन, इसका क्या प्रिंसिपल रखा गया है, किस पे आधारित होगी। एक तो आपको पता है इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको उनकी इज्जत करनी है, उनके बारे में जानना है। जो करिकुलम और पैडागॉजी और जो पॉलिसी कंस्ट्रक्ट की गई है, बनाई गई है, उसमें आपको दूसरे राज्यों के बारे में भी बताया जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या बोलते हैं, भाषा सब। ठीक है, तो अब जो भाषा है उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं रहेगा, भाषा का कोई रुकावट नहीं आएगी। बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहा है कोशिश की जाएगी उसको समझाने की। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो बच्चे को इंग्लिश नहीं बोलनी आनी है या हिंदी नहीं होगी, तो उसको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं थोड़ी सी मातृभाषा।
ओके पेरेंट्स, जैसे आप इस स्लाइड को, करंट स्लाइड को देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे की प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो सिद्धांत जिन पर ये पॉलिसी बेस्ड रहेगी वो ये रहेंगे कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। आप सबको पता है कि हमारी इंडिया जो है ये बहुत यूनिक कंट्री है। यहाँ पर वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कल्चर हैं। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडीज कस्टम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज का एज सच कोई बैरियर नहीं रहेगा। अब बच्चे जो हैं दे कैन लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें, वो अपनी लैंग्वेज में समझें, क्योंकि अब ज्यादा जोर जो है वो समझ पे है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, अब इसका मतलब ये है कि हर बच्चा बराबर है, और जैसा भी बच्चा है, चाहे वो विकलांग है, चाहे उसको कोई डिसेबिलिटी है, हम सबको एक साथ लेकर एक मेन धारा में लेकर सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा कम्युनिटी से सीखेगा। ज्यादातर बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से। तो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी बहुत मैटर करेगी, जहाँ पर बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अपनी कम्युनिटी के बारे में जान पाएगा, ठीक है। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो आप सबको पता है कि पेंडेमिक ने हम सबको बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी बना दिया है। आप सब आज जानते हैं हाउ टू मेक यूज ऑफ जूम क्लासेस, है ना। आप सबको पता है ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करानी है। तो टेक्नोलॉजी जो है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सेवी होंगे तो हमारे बच्चे आज हर जगह compete कर सकते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अब रोड मेमोरी का जमाना नहीं रहा कि बच्चे ये है इसे तुम याद कर लो, बस याद करके इसे वहां लिख देना है। नहीं, बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। इसमें आपका भी उतना योगदान रहेगा जितना टीचर्स का रहेगा। बच्चे को रट्टा मारने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना है, उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद करवाइए। उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है इट इज द ग्रेटेस्ट टूल, ग्रेटेस्ट वेपन, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो, ठीक है। यूनिक कैपेबिलिटीज, ये तो हम सबको पता है कि हर बच्चा जो है उसके पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है ना। हर बच्चा यूनिक है। तो हमने उनकी हर जो उनके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, उनके पास जो भी कौशल है उसे उजागर करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि हमारा बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो चुप रहे, तुझे म्यूजिक नहीं, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो जहां पर भी जिस भी टैलेंट में, जिस भी फील्ड में बच्चा हमारा होशियार है, होनहार है, उसकी स्किल्स को हमें उजागर करना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, मतलब हमने अपने बच्चे को लकीर का फकीर नहीं बनाना है, उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देनी है कि भाई आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, क्रिएटिव सोचिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रिव्यू, और इसके साथ साथ हमें जो भी वो सीख रहा है इसका कॉन्टिन्यूस रिव्यू भी देना है। तो सबसे जरूरी बात जो है कि हमें अपने बच्चों का फाउंडेशन बेस जो है बहुत स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। तो अभी आपको अब आपको निशा मैम अगली स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। सो डियर पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम NPE 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पहले पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे जो स्कूल स्ट्रक्चर था वो 5+3+2+2 के अकॉर्डिंग था, अच्छा, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, अब ये हो गया है जैसे 5+3+3+4। पहले प्ले वे क्लासेस को अलग था और प्राइमरी 1st to 5th क्लास अलग थी, ठीक है। उसके बाद आपके 3 साल बच्चा देता है 6th 7th 8th क्लास में, और 2 साल देता है 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए, और 2 साल 11वीं और 12वीं के लिए। जो न्यू स्कूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब आपकी नर्सरी से लेके क्लास 2nd तक 5 साल बच्चा उसमें देगा। अब हो सकता है कि आपकी क्लास कक्षा एक या दूसरी मर्ज हो जाए विद नर्सरी क्लासेस विद LKG UKG क्लास, और हो सकता है कि वो प्ले वे क्लासेस, प्री प्राइमरी क्लासेस मर्ज हो जाए विद 1-2 के साथ, 1 to 12 स्कूल क्लासेस के साथ, ठीक है। और 3 साल फॉर द क्लासेस 3, 4, 5, और अगले 3 वर्ष कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए, और 4 years फॉर द 9th 10th और क्लास 11th और 12th के लिए, ठीक है। जैसे कि निशा मैम ने बताया आपको कि पहले एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था 10+2, आपको सबको पता है 10 तक पढ़ा, उसके बाद +2 था। अब जो लेवल बांट दिए गए 4 हिस्सों में, पहला होगा फाउंडेशनल स्टेज जिसमें बच्चे की नींव बनानी है, यानी कि
उसको मजबूत करना है। हमें ऐसे ही रटाफिकेशन को तो भूल जाइए आप। तो पहले बोला जाता था कि अरे छोटा बच्चा है, अगर ABC आ गई तो बहुत है, भूल रहा है तो क्या हो गया यार, अब इसको इंजीनियर थोड़ी बनना है, डॉक्टर थोड़ी बनना है। पर ऐसा नहीं है। जब आप घर बनाते हैं तो आप नींव कितनी मजबूत रखते हैं, अच्छा सीमेंट रेत बिल्कुल बराबरी से डालते हैं, लेकिन बच्चे के बारे में आप वो चीज़ नहीं करते हैं, तो फिर आगे जाता जाता बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। 5 साल यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 2 तक फाउंडेशनल स्टेज होगी, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्ले वे मेथड्स होंगे। खेल खेल में बच्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन खेल खेल में भी वो बेसिक सीखेगा। ठीक है, जो आधार होता है उसका हमने मजबूत करना है। उसके बाद आएगी प्रेपरेटरी स्टेज, ठीक है, जो है 3rd, 4th, 5th। ठीक है, पहली क्लास हो गई हमारी नर्सरी टू क्लास 2, फिर आएगी 3rd, 4th, 5th। इसको हम प्रेपरेटरी स्टेज बोलेंगे, जिसमें बच्चे को और अच्छे से हमने तैयार करना है। उसमें थोड़े से हमने उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो होगी उसकी, लेकिन इंटरेक्टिव क्लासरूम भी होगी जिसमें बातचीत की जाएगी, उनको कुछ बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। तो डिस्कवरी प्ले यानी कि वो खुद खोज करके सीखेगा साइंटिफिक मेथड से। ओके, उसके बाद क्लास आएगी 6th, 7th, 8th, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी कि जो भी सीखेगा बच्चा अपने अनुभवों से सीखेगा। पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको फिर सीखेगा, समझेगा। उसमें मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। जैसे कि आप में से कुछ पेरेंट्स के बच्चे बड़ी क्लासेस में भी हैं, तो हमें तो 5th तक कायदे से बताना चाहिए आपको, बट हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी आपको बताएं, बड़े बच्चों के लिए भी थोड़ा। तो मिडिल स्टेज आएगी, ठीक है, जिसमें हमने 3rd, 4th, 5th की बात कर ली, बच्चे 6th, 7th, 8th। ठीक है, उसमें भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट बच्चा खुद करके सीखेगा। जो भी चीज होगी कंसेप्ट उसको पहले क्लियर, ऐसे नहीं होगा रट्टा मारा याद कर ले बेटा और कर ले, नहीं। उसको पहले, जैसे आपका एक बार पिछले साल भी हमने देखा होगा, पिछले साल है ना निशा, हम लोग बच्चों को हार्वेस्टिंग दिखाने के लिए ले गए थे, शीप हस्बेंड्री में ले गए थे बताने के लिए। तो ऐसे बच्चा सीखेगा, कर कर सीखेगा, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाली। उसके बाद जो क्लासेस बचती हैं 9th, 10th, 11th, 12th, तो पहले आपको पता था 10th बोर्ड होती थी, 12th बोर्ड होती थी, अब भी होगा, लेकिन अब पढ़ाई इतनी जटिल नहीं रह जाएगी, मुश्किल नहीं रहेगी। बच्चा हंस हंस के सीखेगा और अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स ले पाएगा। ठीक है, तो उससे जो हमारा सेकेंडरी स्टेज पे यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th लेवल पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये क्या है, ये क्या है, बच्चे को नहीं पूछना है। बच्चे को ये नहीं पूछना है कि ये क्या है, हमने बोलना है ये क्यों है। जो क्यों वाले क्वेश्चंस हैं वो आने चाहिए बच्चे के माइंड में। ये नहीं है ये क्या है, बता दिया बच्चे ने ये पंखा है, ये नहीं, वर्किंग क्या है उसकी, बच्चे को वो आनी चाहिए। ठीक है, क्यों वाले क्वेश्चन बच्चे को पूछने हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मीन्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनको उनके हमने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने कहीं VBIL किया हुआ है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आ रही है अब, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में ये बताया जाएगा। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज हमने पहले भी की हैं, आपके बच्चों को पता होगा। हमने डिफरेंट सब्जेक्ट से एक टॉपिक लिया और उसको एक साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आप लोगों को, सब्जेक्ट चूज करेंगे, बच्चे हंसते खेलते पढ़ेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो सिस्टम हम बता रहे थे ये था 5+3+3+4, तो 4 लेवल्स पे बांट दिया गया है अब क्लासेस को। ओके, और वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमारा एम भी अब अलग अलग हो गया हर क्लास के लिए। तो अब जैसे कि मैम ने जैसे बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है सब्जेक्ट्स चूज करने में, तो बच्चे अब बिल्कुल फ्री होगा कि ऐसा नहीं कि वो साइंस वाले सब्जेक्ट स्ट्रीम में ही जाना है, उसमें तो उसको ही हैज टू चूज ओनली साइंस सब्जेक्ट्स ओनली। ही कैन चूज फिजिक्स विद म्यूजिक, वो फिजिक्स का म्यूजिक ले सकता है, ज्योग्राफी के साथ वो मैथ्स ले सकता है। सो देयर आर नंबर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस in choosing the subject according to this NPE 2020.
salient features. Dear parents, now the salient features of this policy is, जैसे मैम ने बताया, फाउंडेशनल स्टेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप उस पर एक अच्छी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो फाउंडेशनल स्टेज हमारी नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये नहीं है कि बच्चे सेकंड में तो पढ़ता है, नर्सरी में तो पढ़ता है, क्या है इसका पेपर नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोच अब आप लोगों को बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहीं से इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चे पे, तो आपका बच्चे को आपको आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की कि भाई तुम पढ़ो, क्योंकि आप उसको पहले से ही उसे सांचे में ढाल रहे हैं, तुम्हें पढ़ना है और तुम आगे तुम खुद ही, वो आगे बच्चा खुद ही अपने आप को वैसे प्रिपेयर करेगा। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब कि जैसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज में क्या कर रहे थे, प्ले वे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही थी हमारी, तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा शिफ्ट मिल जाएगा कि अभी उसको साथ साथ में इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग भी करनी है। उसके साथ नए सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज में हमने बच्चे को सिखाना क्या है, सारे एथिक्स, मॉरल्स, उसे जोड़ना है ह्यूमैनिटी से, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है ना। वी हैव टू इनकलकेट ऑल दीज मॉरल वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस फाउंडेशनल स्टेज ओनली। बच्चे को इंसानियत से जोड़ना है, उसको सभ्यता से जोड़ना है, क्लीनलीनेस से जोड़ना है। ठीक है, पर्सनल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई, जो स्वच्छता अभियान जो मोदी जी चला रहे हैं, बच्चों को अवगत कराना है कि भाई सफाई का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में और बाकियों की जिंदगियों में भी। ये कोरोना वायरस जो हम लोग फेस कर रहे हैं आज, वो इसी का परिणाम है कि हम लोग हाइजीन से, पब्लिक हाइजीन से बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया, प्रिपरेटरी स्टेज में बेसिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। मिडिल स्टेज जैसे कि मैम ने बताया, फ्रॉम क्लास 6 to 8, 6, 7, 8, ये जो क्लासेस होंगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज बच्चे को इम्पार्ट की जाएगी। ठीक है, वोकेशनल, बच्चे को एक्चुअली इस एनईपी का जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चे के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी होना चाहिए उसके पास स्किल, गुण होना चाहिए, जिससे वो जब अपनी पूरी एजुकेशन को खत्म करता है तो अंत में वो अपने आप को, अपना लाइवलीहुड जो है वो आराम से कमा सके। तो ये बेसिक मेन इसका क्रक्स है इस पॉलिसी का। फिर हाई स्कूल में जैसे आप बताया मैम ने कि कोई बैरियर नहीं रहेगा सब्जेक्ट्स चूज करने में। साइंस वाला बच्चा जो है, ये नहीं कि ये साइंस फील्ड का है, मैथ्स कॉमर्स फील्ड का है, आर्ट्स फील्ड का है, चिल्ड्रन कैन चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एनी ऑफ देयर चॉइस। जैसे मैम ने बोला कि फिजिक्स के साथ ही कैन गो विद म्यूजिक, ही कैन ऑल्सो गो विद आर्ट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत हेल्प करने वाली हैं बच्चों को, कोई रिजिडिटी नहीं रहेगी बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं हमारी यहाँ, तो नर्सरी क्लासेस हैं, है ना। उसमें क्या डेवलप करना होता है हमें ज़्यादा, आपको पता है जब बच्चा 3 से 8 साल का, जब 8 साल तक का भी होता है बच्चा, उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। वो आप कुछ भी सिखाना चाहें उसको सिखा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते अरे अभी ये तो छोटा है, हमारी आदत है कि इस पर इतना बोझ नहीं डालना, साइकोलॉजिकली इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, पर नहीं। साइंटिफिक जो आई है, रिसर्च हुई है, उसे प्रूव हुआ है कि 8 साल तक के बच्चे का दिमाग पूरी तरह से तैयार होता है कुछ भी सीखने के लिए। तो जो ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो, उसकी मोटर डेवलपमेंट हो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल, जो दिमाग से जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटीज हैं। मोटर डेवलपमेंट में आपके बच्चे के हाथ पैर चलना, अच्छे से होल्ड करना, चीजें पकड़ना, ये सब होता है। फिजिकली भी आपको पता है बच्चे को स्ट्रांग रखेंगे, अगर फिजिकली बच्चा अच्छा है तो वो सारे हम चीजें कब कर सकते हैं, छोटे लेवल पे, जब वो फाउंडेशनल लेवल पे होता है। जब पैदा होने से लेके बच्चा जब 8 साल तक का होता है, उसको इतने अच्छे से आपने इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, उसको कल्चर का थोड़ा बताना है, उसको मैनर्स सिखानी है, उसको मॉरल वैल्यूज देनी है। और
फिर जो ये फाउंडेशनल लेवल है, अर्ली चाइल्डहुड जो है, उसमें थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बच्चे को पता होने चाहिए और न्यूमरेसी नंबर्स का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि उसकी फाउंडेशन पूरी लाइफ तक रहे। आपको पता है जो बच्चा नर्सरी केजी में अच्छा नहीं कर पाता है वो आगे जाके कितनी मुसीबत झेलता है। फर्स्ट क्लास में उसको जब सिलेबस मिलता है तो वो, आप लोग भी हमसे कई बार कहते हैं कि मैम ये तो बच्चे ने पढ़ा नहीं है, तो आपको घर में एज ए पेरेंट भी हमारा साथ देना है। अब सिर्फ शिक्षा एक बच्चे और एक टीचर के बीच में नहीं रहेगी, एजुकेशन आपको भी इन्वॉल्व होना है, पेरेंट्स को भी हमारे साथ मदद करनी है। तो इसके लिए टीचर्स के लिए कई कोर्सेज है, वो आपको जानना जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए है। तो अब आपको जो पढ़ाएंगे टीचर्स, वो तो आपको पता है वेल क्वालिफाइड है हमारे सारे टीचर्स, हमारा आपको पता है, तो हम लोग पूरा ध्यान देंगे। लेकिन आपने हमारी मदद करनी है। कम से कम जो प्रेपरेटरी क्लासेस होती हैं, अभी प्ले वे आपको बोला गया लर्निंग है, लेकिन बच्चे ने क्या सीखना है नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, उसको कॉम्प्रिहेंशन करनी आनी चाहिए, यानी कि समझ कर उसको पढ़ना आना चाहिए। अगर उसने पढ़ा है कुछ, उसकी समझ होनी चाहिए उसको। जैसे हम हिंदी में गद्यांश देते हैं, इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे देते हैं और क्वेश्चंस देते हैं नीचे, तो उसको समझ होनी चाहिए वो करने की। लिखना आना चाहिए बच्चे को, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि कुछ छोटे मोटे गुना करना। खैर गुना करना तो छोटे भी थोड़ा मुश्किल है, बट कम से कम जमा और घटाओ यानी कि प्लस माइनस तो बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा उसको। और लाइफ स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये आपको एक नई चीज लगेगी, जिंदगी जीने की भी एक कला होती है और वो कला सबको आनी चाहिए। तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को माइंड को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताकि आगे जाके बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए, सही रास्ते पे रहे, अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, उसको डिप्रेशन ना हो, उसको कुछ ना हो। इसके लिए पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर लाना बहुत जरूरी है। तो बेसिक लाइफ स्किल्स भी बच्चे को सिखानी पड़ेगी, वो हम भी सिखाते हैं, वो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। बच्चे को इंकरेज करना है हमेशा, डिस्करेज कभी नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। Curtailing dropouts. इसको ब्रीफली थोड़ा चिल्ड्रन, सॉरी डियर पेरेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि इस पॉलिसी के थ्रू ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, वहाँ पे ये मेन फोकस रहेगा कि हम लोग जो ड्रॉप आउट्स मतलब बच्चे जो हैं प्राइमरी शिक्षा तो वो हासिल कर लेते हैं, बट जैसे जैसे उनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है, देखने में आया कि 5वीं के बाद बच्चे जो है वो स्कूल से निकल जाते हैं, वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। तो इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम लोग ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकें, और यहाँ तक बच्चा जो है वो जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो कि पहले 14 साल तक थी, उसे और एक्सटेंड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बच्चे जो है वो अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब ये है कि कई कारण है बच्चों के स्कूल छोड़ के जाने के। कई लोग गरीब होते हैं, उनका स्कूल दूर होता है, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला रही है कि उनके लिए जो ओपन स्कूल खोले जाएं, डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, घर बैठे बच्चा पढ़ पाए। आपके बच्चे तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग स्कूल में भेज देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ सोच रही है इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो आप तो पूरा फायदा उठाइए, आपको तो सारी फैसिलिटीज, जैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ये प्रोग्राम सारे सारे हैं और स्टार्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि हर बच्चे को 14 साल तक तो कम से कम एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसमें और उम्र बढ़ाई जाएगी कि वहां तक के बच्चों को भी एजुकेशन मिले। सो मेन एम जो है वो इसका ये रहेगा इस पॉलिसी का कि बच्चे में ये सारे गुण जो हैं ये विकसित किए जाएं। क्या क्या?
डिजिटल लिटरेसी, मतलब बच्चे को अब जब हम कोडिंग पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितने कोडिंग कोर्सेज आप लोगों को करवा दिए, कह कह के कि प्लीज आपको ये करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है, तो आप लोगों को, आप हमारे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। डिजिटली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जैसे कि मैम ने बोला, लाइफ स्किल्स जो है किरण थोड़ा इलेबोरेट करो, डिजिटल सिखाते हैं। कहीं को पता ना लगा हो, लैपटॉप नेट। डिजिटल लिटरेसी में यही आएगा कि हम लोगों को अपने बच्चों को कंप्यूटर सेवी बनाना है, टेक्नोलॉजी सेवी बनाना है, ठीक है। तो डिजिटली वो एडवांस होने चाहिए। अब कोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, जो बच्चे कर रहे हैं, इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम आई थी, खुद ही बच्चों को इसको फेस करना है, ठीक है। जब ऐसे ऐसे बच्चे हमारे इन चीजों में इन्हें करेंगे तो वो अपने आप यहाँ पे निपुण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फाइंड आउट कर सके, इवैल्यूएट कर सके कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, समाधान कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जो कि बच्चे का अपनी प्रॉब्लम का खुद समाधान ढूंढना है। क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए बच्चे के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग आपको बार बार बोला जा रहा है कि कुछ भी अब पढ़ के देख के बस रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, वो सोच समझ के करना, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये चीज कैसे हुई, किसने बनाई, क्यों बनी, ये काम कैसे करती है, क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है। फिर कम्युनिकेशन। हाँ, अब कम्युनिकेशन ये है कि कई बार बच्चों को बहुत कुछ आता है, बच्चे पीएचडी है, एमफिल है, बट वो अपने जो उनके विचार है वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये स्किल हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग बच्चे, जो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी बात को रख सके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी स्किल्स जो है हमें डेवलप करनी पड़ेंगी इस 21st सेंचुरी में, अगर बच्चों को सरवाइव करना है तो। क्रिएटिविटी आप सबको पता है, बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना है, उसे अपनी इमेजिनेशन से कुछ अच्छा क्रिएट करना है। ये नहीं कि टीचर ने जो आंसर बता दिया बस यही चलेगा, लकीर के फकीर बच्चों को नहीं बनाना है। दे कैन बी क्रिएटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। फाइन। हेल्थ एंड फिटनेस, आप सभी जानते हैं, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रिसाइड करता है। तो जब बच्चे की बॉडी हेल्दी है तो ही कैन ऑल्सो गेन गुड नॉलेज, ही कैन डू वेल इन हिज अकेडमिक्स। सो हेल्थ एंड फिटनेस का खासा ध्यान रखा जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज ओनली, बच्चों को कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे आसपास नेगेटिविटी है। सो इस नेगेटिविटी को दूर करना है हम लोगों को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर फ्यूल वेस्ट हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, वो तो किसी और का जा रहा है, ये नहीं। गंदगी पड़ी है तो मेरे घर में थोड़ी ना, वो तो बाहर पड़ी है, नहीं। हमारे आसपास जो है उसको भी हमने अपने जैसे, उसको भी मेन धारा में लाना है, मतलब उसका भी हमें उद्धार करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स, आप सबको पता है एथिक्स मतलब अगर हम लोग मॉरल वैल्यूज अभी से इंकलकेट करेंगे बच्चों में, नैतिक मूल्य जो है, तो हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें जितना रोल हमारा, हम टीचर्स का है, उससे कहीं अधिक रोल आप पेरेंट्स का भी है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आसपास से ही सीखता है। भाई मेरे माँ बाप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मेरे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना। सो ये एथिकल वैल्यूज जो है वैसे कॉपी करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो है, फाउंडेशनल स्टेज जो है, ये बच्चा अपने आसपास से ही सीखता है। He learns from his environment only। कि फर्स्ट स्कूल आपका होम ही होता है। बिल्कुल। और साइंटिफिक टेम्पर मतलब ये नहीं कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ एक लाइन में लगा दिया, भाई देश को विकसित करवाना है, नहीं नहीं, हमें साइंटिस्ट भी तो चाहिए। बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, दुनिया के साथ हमें मुकाबला करना है, तो साइंटिफिकली भी बच्चों को सोचना पड़ेगा। हमें उनको इतनी क्षमता देनी है कि वो हमारे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार कर सके। तो साइंटिफिक टेम्पर दे नीड टू डेवलप, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये वोकेशनल, ये बड़ी क्लासेस के लिए है, 6 ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली पेरेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि आपको वोकेशनल क्राफ्ट जैसे कि ऑप्शंस मिलेंगे अब आगे से। कारपेंट्री 6 से शुरू हो जाएगा। ईयर लॉन्ग कोर्स होंगे जो कि अब बच्चे को लाइफ में हमेशा काम आएंगे, जिसमें कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क,
गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, ऐसे कोर्सेज होंगे ये जिसमें मतलब कि मेन जो मकसद है इस NEP 2020 का स्किलफुल इंडिया तैयार करना है, यानी कि जितने भी आने वाली जनरेशन है अब उसके हाथों में कोई ना कोई गुर होगा। हाँ जी, मतलब फॉर्मल हाँ। एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को स्किल भी डेवलप ताकि करें। बच्चा पढ़ने के बाद भटके ना, अगर वो अपनी जीवनी कमाना चाहता है, कुछ हाँ। अपने लिए कमाना चाहता है, हाँ तो जी। उसको उसके हाथ में कोई ना कोई गुण होगा, होना चाहिए। चाहे वो कारपेंटरी सीखेगा, इलेक्ट्रिक वर्क सीखेगा, मेटल वर्क कोई सीखेगा, लोहे का काम, गार्डनिंग सीखेगा, तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ गुण होगा। कल को अगर उसको जॉब नहीं मिल पा रही कोई और, अपना बिजनेस वो कर सकता है। आपको पता है मेक इन इंडिया का दौर चला हुआ है, तो खुद छोटा सा बिजनेस कोई कर सकता है। ये हेल्प के लिए, अगर नहीं भी है बच्चे तो हमारे बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे बनेंगे, बट अगर हाथों में गुण होगा तो अपने घर के कई काम वो खुद कर सकते हैं और प्राउडली कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उसके लिए 10 days बैकलेस पीरियड होगा, होगा। तो बच्चे को भेजा जाएगा उस जगह